हेलो नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो डॉक्टर के इस एपिसोड में जहां बात होती है आपकी और हमारी सेहत की। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ब्रोकन बोन्स की। खेलते कूदते कभी इधर उधर घूमते घामते अपने दोस्तों के साथ कभी आपके साथ कोई ऐसा मेजर एक्सीडेंट हुआ हो जब आपकी हड्डियां टूट जाएं। ऐसे में हड्डियों का इलाज किस तरह होता है या इन जनरल हड्डियों के सेहतमंद रहने के पीछे क्या चीज़ें होती है, क्या राज है, आज एक्सप्लोर करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर राजीव वर्मा, एचओडी एंड कंसल्टेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड ऑर्थोपेडिक्स, मणिपाल हॉस्पिटल, द्वारका। हेलो डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। हेलो, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। डॉक्टर राजीव, हम लोग बिल्कुल बेसिक चीज़ से मैं शुरू करना चाहती हूँ। जब हम छोटे थे तो हम क्लास 6th में 7th में ये पढ़ते आए हैं कि कैल्शियम खाने से आपकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। कैल्शियम के बारे में तो हमें मालूम है, लेकिन उसके अलावा हड्डियाँ और कौन कौन से कंपोनेंट्स से मिलकर बनी हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। हम सभी जानते हैं कि हड्डियों के लिए कैल्शियम, विटामिन डी चाहिए। कैल्शियम जैसे आपने बताया दूध या दूध के पदार्थों से मिलता है, दही, पनीर, और विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलता है। बट उसके अलावा बोन्स में और भी चीज़ें हैं, जैसे हमें प्रोटीन भी चाहिए और एक कोलेजन फ्रेमवर्क होता है जिसमें एक्चुअली कैल्शियम जमा होता है। तो कैल्शियम मिनरल्स में आता है, बट कैल्शियम के अलावा और मिनरल्स भी चाहिए। आपने अभी रिसेंटली सुना होगा कि हमें मैग्नीशियम चाहिए, जो पोटेशियम चाहिए, और सोडियम भी चाहिए होता है। तो इन सब पदार्थों से हमारा बोन का स्ट्रक्चर बनता है, जो हमारा स्केलेटल फ्रेमवर्क बनाता है, जिसमें हमारी मसल्स और सब अटैच होती हैं। अच्छा, यूँ तो हम लोगों ने पढ़ा है कि ह्यूमन बॉडी में कोई भी मतलब हमारा इन जनरल ऑर्गन है, वो एक छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक, बूढ़े होने तक अपने आप डेवलप हो रहा है, अपने आप विकसित हो रहा है। खान पान, इन्वायरमेंटल जो एस्पेक्ट्स हैं वो उसको इफ़ेक्ट करते हैं। लेकिन मैं समझना चाहती हूँ कि एक छोटे बच्चे की बोन्स में और एक बूढ़े इंसान की बोन्स में क्या फ़र्क होता है? छोटे बच्चे में और बूढ़े इंसान में बहुत फ़र्क होता है। हम नॉर्मल ऑर्थोपेडिक्स में बोलते हैं या मेडिकल साइंस में कहते हैं कि हमारी बोन जब हम पैदा होते हैं और 24 साल तक डेवलप होती है, उसके बाद देन वी स्टार्ट डीजनरेटिंग, या हमारी बोन्स और बाकी मसल सब कमज़ोर होती रहती हैं। तो जो बच्चा जब पैदा होता है उनकी बोन्स में कैल्शियम के पदार्थ ज़्यादा होते हैं, कैल्शियम मिनरल ज़्यादा होता है। प्लस जो बोन की एक लाइनिंग होती है पेरिओस्टियम, जो मेन डिफरेंस है, बच्चों में पेरिओस्टियम बहुत थिक होता है और बड़ों में जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है पेरिओस्टियम थिन होता जाता है। प्लस कैल्शियम, और आप समझ सकते हैं कि बोन्स का प्रोटीन, कोलेजन, सारा फ्रेमवर्क कम होता जाता है, जिससे हमारी एज के साथ बोन कमज़ोर होती है। स्पेशली देखा गया है जब पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल्स होती हैं, अच्छा। उनकी बोन एकदम कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं। पर ऐसा नहीं है कि मेन में कमज़ोर नहीं होती, तो मेन में भी कमज़ोर होती हैं। जो WHO बताता है कि बाय द एज ऑफ 80 इवन मेन है और उनकी बोन्स का कैल्शियम और फीमेल्स की बोन का कैल्शियम, जिसे कॉमन भाषा में ऑस्टियोपोरोसिस बोला जाता है, वो ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। तो अच्छा। एज के साथ हमारा मिनरल कम होता है, बोन कमज़ोर होती है। महिलाओं में जो आप बता रहे हैं जैसे मीनोपॉज के बाद, इसके कुछ स्पेसिफिक कारण? इसके कारण है, हाँ, एक फीमेल्स में एक हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, जो एक्चुअली प्रोटेक्टिव होता है। वो कैल्शियम को निकलने नहीं देता बोन में से, उसको प्रोटेक्टिव हार्मोन बोलते हैं बोन्स के लिए। वो जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा जब चेंज होती है मीनोपॉज के बाद, तो तब एकदम बोन कमज़ोर होनी शुरू होती है, उसमें से कैल्शियम निकलता जाता है और वो ऑस्टियोपोरोसिस होती रहती है, तो उससे बोन वीक हो जाती है। अच्छा, हम हड्डियों के टूटने की तो बात करेंगे, बट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मेरे जहन में ये सवाल था कि हमारे शरीर के कौन से हिस्से की हड्डी है जो सबसे नाजुक होती है? अब ये डिपेंड करता है यंग एज में। अब डिफरेंस है यंग एज में और ओल्ड एज में। यंग एज में तो हमारा जैसे चोट लगेगी उस टाइप से टूटेगी। अगर हाथ पे गिरेंगे, हाथ की या कंधे की बोन टूटेगी। बट जो बोन वीक होती है ओल्ड एज के साथ ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से, वो मेन होती है स्पाइन की और हिप्स की। तो आपने देखा होगा एल्डरली लेडीज़ में गिरने से, थोड़ा सा फ्लोर से ही, खड़े खड़े गिरने से ही उनके बोन्स के फ्रैक्चर हो जाते हैं। आपके भी घर में होगा, सबके घरों में होता है कि हमारी दादी नानी गिरते भी नहीं, वो कहते हैं बाथरूम में खड़े थे, कुछ कर रहे थे या कहीं चल रहे थे और गिर गए। तो एक्चुअली वो बोन इतनी वीक हो जाती है। तो आजकल जो रीसेंट कंसेप्ट है कि इट इज़ फ्रैक्चर एंड फॉल रादर देन फॉल एंड फ्रैक्चर, क्योंकि अच्छा। बोन इतनी वीक और ऑस्टियोपोरोटिक हो गई है।
और जो बड़ों में चोट है या एडल्ट्स में और बच्चों में, वो तो जैसे गिरेंगे उस हिसाब से जहाँ सबसे ज़्यादा लोड आएगा वो चोट होगी, या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में जहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा वो होगा। बट एल्डरली में स्पाइन का और हिप्स का फ्रैक्चर बहुत बहुत कॉमन है। ठीक है। अगला सवाल मेरा, बहुत सारे टर्म्स मैंने इंटरनेट पे देखे जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रही थी, जैसे बोन फ्रैक्चर, बोन ब्रेकिंग, बोन ब्रूज या स्प्रेन। तो इन सारे टर्म्स में क्या क्या फ़र्क है, क्या क्या अंतर है? आई थिंक फ्रैक्चर और ब्रेकिंग तो इज़ द सेम थिंग। या फ्रैक्चर और ब्रेकिंग इज सेम थिंग। जो हमारी बेसिक डेफिनेशन है, अगर बोन का कॉर्टेक्स जो आउटर लेयर है उसमें अगर हमें लाइन दिखती है, ब्रेक दिखता है, तो उसको हम बोन ब्रेक या फ्रैक्चर बोलते हैं। ये बोन ब्रूजिंग टर्म आई है जब से हमारी इन्वेस्टिगेशन बहुत बढ़ गई है। जैसे कभी आपने बचपन में खेलते हो, आप गिरे कोनी के बल, तो कोनी पे कई दिन तक दर्द रहता था। हमारे मम्मी पापा हमें एक्सरे कराने लेके गए, फ्रैक्चर नहीं निकला, बट हमें उस टाइम ये भी नहीं समझ आता था क्या इंजरी है। बट आजकल जब से ये MRI आए हैं तो दे पिकअप एक्चुअली स्मॉल स्वेलिंग इन द बोन, जिसको आजकल बोन ब्रूजिंग कहा जाता है। तो अगर आप MRI कराते जहाँ फ्रैक्चर नहीं है तो आपको दिखेगा वहाँ फ्लूइड इकट्ठा हो रखा है, जैसे नी में, कहीं कोनी में, या कहीं भी बोन पे चोट लगे, उसको बोन ब्रूजिंग बोलते हैं। क्या इसका किसी और बीमारी से भी संबंध होता है? क्योंकि ये जो लिक्विड भरने जैसी आप जो बात बोल रहे हैं, ये तो कुछ अलग तरह की मुझे बीमारी मैंने इसकी। ये एक्चुअली वो दूसरी चीज़ है। वो तो अगर कोई इन्फेक्शन में भी लिक्विड भर सकता है, गठिए में भी आ सकता है इकट्ठा। बट ये लिक्विड बोन के आसपास तो कम होता है। जैसे बोन में हमें एक शेडो दिखती है वाइटिश सी, कि उसमें है कि फ्लूइड इकट्ठा हो गया, वो धीरे धीरे अपने आप एब्जॉर्ब हो जाता है। थोड़े दिन तक अगर आप दबाएंगे उन्हें दर्द होगी, उसके बाद वो सेटल हो जाएगा। दैट इज़ ब्रूजिंग। क्योंकि अगर फ्रैक्चर है तो ट्रीटमेंट टोटली डिफरेंट है। तो ये डिफरेंस है बेसिक। अच्छा, अब क्योंकि हम लोग मेन बोन ब्रेकिंग पे ही बात करने वाले हैं और फ्रैक्चर का भी हमने जिक्र किया, और मैं थोड़ा आपसे विस्तार से जानना चाहती हूँ कि यूँ तो मतलब एक्सीडेंट वगैरह जब किसी व्यक्ति का होता है, हड्डी टूट जाती है, एग्जैक्टली मतलब हड्डी का टूटना हम क्या समझते हैं कि क्या मतलब एक हड्डी है जो 2 टुकड़ों में बट गई है? दिस इज़ एग्जैक्टली यही है कि हड्डी एक टूट के जो एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर था, जैसे एक सपोज आप, मैं कॉमन लैंग्वेज में बताऊँ, एक छोटी बेंत है, उसको आप बीच में से तोड़ दीजिए। तोड़ के वो अगर डिफॉर्म हो गई, अगर टेढ़ी हो गई, तो एक्चुअली बीच में से टूट के उसका ब्रेक हो गया। तो उसके लिए हमें डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं, बट एग्जैक्टली यही है कि हड्डी टूट के अलग होगी, दोनों एंड्स या तो पास नहीं है, अगर पास हैं तो डिफॉर्म्ड है। ये जो आपने बोला कि डिफॉर्म्ड है और पास नहीं है, डिफॉर्म्ड वाला तो मतलब मैं उस पे भी समझूंगी, बट जब हड्डी टूट जा रही है तो उसको कैसे जोड़ा जा रहा है वापस? बहुत अच्छा सवाल है। हड्डी टूट क्रक्स ऑफ द पॉडकास्ट वाला सवाल है। पॉडकास्ट ये है कि उसको जोड़ने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं जी। जैसे छोटे बच्चे हैं, मैंने आपको भी बताया कि उनका बहुत ही ग्रोइंग पोटेंशियल होती है, उनका पेरियोस्टियम बहुत थिक होता है, तो उनमें हड्डी टूट के बिल्कुल अलग नहीं होती। आपने देखा होगा हड्डी मुड़ी हुई है, जिसको हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बोलते हैं। अच्छा। उसको तो हम खींच के अंडर ट्रैक्शन, हम उसको ट्रैक्शन बोलते हैं, उनको थोड़ा सा बेहोश करके या सोने की दवाई देके हम उनको वी पुल दैट बोन एंड पुट अ प्लास्टर। तो बच्चों में जो फ्रैक्चर हमें 3 से 6 महीने लेता है जुड़ने में, बच्चों में 3 से 4 हफ्ते में जुड़ जाता है प्लास्टर में। एडल्ट्स में अगर बोन टूट गई, बिल्कुल अलग हो गई, तो उसके डिफरेंट है। जैसे अगर डिस्प्लेसमेंट है तो एडल्ट्स में कई बारी वी कैन नॉट ट्रीट देम इन प्लास्टर, क्योंकि उनके जो मसल फोर्सेस होती हैं इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो बोन को साइड में कर देती हैं, और पेरियोस्टियम थिन होता है, तो वो बोन अलग पड़ी रहती है। तो उसमें हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। अगर प्लास्टर में नहीं बैठ पा रही हड्डी तो हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। उसके लिए प्लेट्स लगाना, स्क्रूज या नेल यूज़ करते हैं हम लोग। ओके। और अगर यही सिचुएशन किसी बूढ़े व्यक्ति के साथ हो रही है तो वो तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। और भी कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि उनकी दूसरी मेडिकल कोमॉर्बिडिटीज़ भी होती हैं। जो एल्डरली पेशेंट होते हैं उनका कई बारी, कईयों को चेस्ट प्रॉब्लम्स होती हैं या हार्ट प्रॉब्लम्स हैं। क्वाइट कॉमनली इंडिया में दे आर डायबिटिक्स। तो ये सब चीज़ों की वजह से, उनके मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ऑपरेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसके अलावा एज आई सेड कि उनकी ग्रोइंग पोटेंशियल ही कम होती है, तो हड्डी जुड़ने में भी टाइम ज़्यादा लगता है। तो किसी भी कौन सा ऐसा, सिंस यू आर इन दिस करियर फॉर सो लॉन्ग, कौन सा आपका पर्टिकुलर ऐसा सर्जरी का एक्सपीरियंस रहा है जहाँ पे एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में हड्डी का ऑपरेशन सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा हो? ये
हड्डी का जो बॉडी पार्ट कॉम्प्लिकेटेड है वो है एसिटाबुलम और हिप के आसपास का, जहाँ देर आर लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्स। एक तो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, कई बार जब ये बोन टूटती है हमारी पेल्विस की एसिटाबुलम की, इट समटाइम्स डैमेजेस आपका यूरिनरी ब्लैडर या अंदर आपकी आंतड़ियाँ को भी डैमेज कर सकता है। तो ये सब कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इसमें हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लेते हैं। जैसे हम अपने जनरल सर्जन कोलीग्स को भी बुलाते हैं, वो हमें इंटरनल ऑर्गन्स को सेपरेट करने में हेल्प करते हैं, या कई बार वैस्कुलर सर्जन्स को बुलाना पड़ता है बिकॉज उसी एरिया में हमारी बिग वेसल्स भी हैं, जैसे अयोटा या फिमोरल आर्टरी, तो उनमें भी कई बार डैमेज होता है, कई बार हमें उन्हें भी रिपेयर करना पड़ता है। तो ये पेल्विस के ऑपरेशन खासकर एल्डरली पेशेंट्स में समटाइम्स हमें डिफ़िकल्टी होती है। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, इट्स बेसिकली वी नीड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है वहाँ पे। ठीक है, विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, वंस सर्जरी इज़ डन, क्या चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना होगा? अब सर्जरी हो चुकी है, अब आपको डिस्चार्ज भी कर दिया है मान लीजिए, अब आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? सबसे ज़रूरी तो है कि आजकल टेक्निक्स इतनी अच्छी हो गई हैं। जैसे पहले हम अगर थाई बोन टूटी, जिसे फीमर कहते हैं, या लेग बोन टूटी, तो हम पेशेंट्स को 4-4, 6-6 महीने प्लस्तर लगा के लेटाए रखते थे। उसको पहले ज़माने में देखा गया था, उसको हम फ्रैक्चर डिजीज़ बोलते हैं। आप किसी भी एल्डरली पेशेंट को 60 ईयर प्लस को आप बिस्तर पे लिटा दीजिए अराउंड 5-6 मंथ्स, दे गेट लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, बेड सोर्स, उनका हार्ट काम करना बंद कर देता है, लंग्स में निमोनिया हो जाता है, तो ये सब इश्यूज़ हो जाती थी। वो आजकल बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया कि किसी को हम 6 महीने के लिए लिटाएंगे बिस्तर पे। इवन इफ इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, वी गेट ऑन, टेक द हेल्प ऑफ आवर एनेस्थेटिक कोलीग्स, एवरीबडी एल्स, फिजिशियंस, उनको हम ऑपरेट करके वी गेट देम अप एंड अबाउट। उससे क्या होता है, बाकी बॉडी के ऑर्गन्स ठीक चलते रहते हैं। प्लस देखा गया है, इफ़ वी आर मोबाइल इवन आफ्टर सर्जरी एंड इफ़ वी कैन पुट वेट और मूव आवर लिम्स, तो जो बोन टूटी है उसका ब्लड फ्लो बढ़ता है और हीलिंग बेटर होती है। तो इसलिए जो ध्यान रखना है, अगर कोई बोन बिल्कुल डिस्प्लेस्ड है, खासकर एडल्ट्स में या बुज़ुर्गों में, लोग कहते हैं इतने बुज़ुर्ग हो गए क्यों सर्जरी कराएं। मेरा उनमें आर्ग्यूमेंट है कि ज़रूर सर्जरी करवाएं अगर सर्जरी ज़रूरी है, ताकि उनको हम खड़ा करके घर भेज पाएँ। तो आजकल इतनी अच्छी टेक्निक्स हैं, तो एक ही ध्यान रखना, जब वो घर जाएं तो कोई इन्फेक्शन ना हो, डाइट अच्छी लें, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, दूध, दही, पनीर जो बोन्स के लिए अच्छा है, गेट आउट इन टू द सनलाइट की विटामिन डी मिले, तो ये सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो बोन इवन एल्डरली ऑस्टियोपोरोटिक जुड़ती है एंड दे कैन बी इंडिपेंडेंट, अपना डे टू डे काम कर सकते हैं। नाइस। कुछ पॉपुलर क्वेश्चंस मेरे पास आए हुए थे, पूछने के लिए मुझे बोला था कि ज़रूर पूछना। हाइट को लेके बच्चे बड़े कॉन्शियस रहते हैं, स्पेशली टीनेज में, कि हमारी हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, हमारी हड्डियाँ मजबूत नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। कुछ टिप्स अगर आप देना चाहें। सबसे अच्छा टिप्स तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि बच्चों को या इवन यंग एडल्ट्स को, दे शुड गेट आउट ऑफ देयर हाउस, गेट आउट ऑफ देयर बेड और चेयर, then play in the sun outside. I am not saying कि play in a 50-degree sun, but हाँ, जितना जा सकते हैं बाहर कोई स्पोर्ट्स पिक करें, स्पेशली यंग एडल्ट्स में और बच्चों में वेट बेयरिंग स्पोर्ट्स, जैसे रनिंग, अच्छा, अपना साइकिलिंग, फुटबॉल, हॉकी, ये सब चीज़ें करें, स्विमिंग, एनी स्पोर्ट, नो स्पोर्ट इज़ बैड। कुछ भी खेलें अगर प्रॉपरली खेल रहे हैं, दैट हेल्प्स देयर बोन्स ग्रो, जो आप सवाल पूछ रहे हैं, जो पूछते हैं, मसल्स ग्रो, प्लस इट इंक्रीजेस ब्लड फ्लो टू देयर हार्ट, वो बेटर होगा, लंग्स का फंक्शन बेटर होगा। ऑब्वियसली अभी रिसर्च इतनी आ गई है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो रेगुलर रनिंग करते हैं, उनका इवन द ब्लड सप्लाई टू ब्रेन इज मोर, दे एक्चुअली डू बेटर इन देयर स्टडीज़ ऑल्सो इफ़ दे पिक अप स्पोर्ट्स। तो हर चीज़ में ज़रूरी है कि हम एक्टिव रहें, स्पोर्ट्स करें। अच्छा, लेकिन अब जैसे हम लोग हैं 9 to 5 जॉब वाले लोग हैं, वी आर नॉट गेटिंग टाइम टू गो एंड स्विम, और वी आर नॉट गेटिंग टाइम टू गो एंड डू साइकिलिंग, तो व्हाट इज़ द लाइक बेयर मिनिमम कि इतना तो कर ही लो यार एटलीस्ट? With all due respect to you, I don't accept that argument. The bare minimum. Yeah. My job is from 8 to 7, 8 in the evening. After doing my job, I do clinic in Gurgaon also.
So I get up at 4:30 and run every day almost and do yoga. So I think you can take out time. This question has been asked to me many times and I am an avid marathon runner. I have done best marathons in the world, be it Boston, be it New York. Wow. So if I can find time, I am sure my patients or my colleagues can find time. So it means that there is no shortcut. There's no shortcut. No, there is no shortcut. Okay. तो जैसा आपने डॉक्टर राजीव को सुना कि देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर अ गुड हेल्थ, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अगर आपके हमारे इस शो से जुड़े हुए कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरीज़ है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें लिख भेज सकते हैं radio@aajtak.com पर। मेरा नाम है चेतना काला। नमस्कार।